So the last portion of the lecture, we were discussing about the state space analysis, state equation and state space. इसमें हम लोगों ने भी कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, that is for mathematical modeling. So we go through the different definitions like what is state, state variables, and state vector and state space. After that, we have solved the numerical related to, we have discussed state equation and how to model in the state space representation. Okay, we have to find out basically the two equations. Number one is state equation and second one is the output equation. Ultimately, we need to express the differential equation into the vector matrix form. And there are two different representations. Number one is the state equation and second one is the output equation. So we consult the notes. Yes, this one. अच्छा, ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था अभी गो थ्रू, जिसमें हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन तो ये थी कि हमारे पास एक सिस्टम गिवन था, दैट इज ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। और इस सिस्टम में हमने क्या किया, उस ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में सबसे पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट किया, आफ्टर दैट उसके स्टेट वेरिएबल्स को चूज किया। सो इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यू नीड टू सेलेक्ट द स्टेट वेरिएबल्स, उन स्टेट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लिया और उसके बाद हम लोगों ने उन इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया डेरिवेटिव लेने के बाद, और अल्टीमेटली हम लोगों ने x1 डॉट और x2 डॉट जो कि स्टेट वेरिएबल्स थे उनके जो डेरिवेटिव्स थे उनको फाइंड आउट करना है, और उनको किन टर्म्स में फाइंड आउट करना है, इन द टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। और ये हमारे पास थी इसकी फाइनल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द आउटपुट इक्वेशन। और इसमें से हम लोगों ने जो मैट्रिक्स थे वो डिफाइन किए कि ए मैट्रिक्स कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है मैट्रिक्स, ठीक है, वो डिफाइन किए। एंड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड इसमें क्वेश्चंस में क्या मॉडिफिकेशन है कि अगर हमारे पास स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन ये दोनों गिवन हो, लेकिन उनमें से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफर फंक्शन को। देखिए दो चीजें हैं, या तो ट्रांसफर फंक्शन आपको डायरेक्टली गिवन होगा। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इसमें हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो मॉडलिंग की, मैथमेटिकल मॉडलिंग की, पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की और उसमें से हम लोगों ने क्या किया और अल्टीमेटली स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को फाइंड किया। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमने डायरेक्टली एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, उस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोगों ने क्या करना है, उसमें से स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। अच्छा, सेकंड केस क्या है, कन्वर्जन क्या है कि इफ the state equation and output equation is given and we need to find out the transfer function from the given information। ठीक है, इसका मतलब ये कि दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हैं, या तो ट्रांसफर फंक्शन से कन्वर्ट करना है स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन में, या फिर हमें गिवन है स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन और उसमें से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन। अगर हमारे पास सेकंड केस है जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला। इसमें सिर्फ आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है और इसके अलावा इसमें कि हम लोगों ने मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं, या उनको रो है कॉलम्स है उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बेसिक नॉलेज मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लेना है मैट्रिक्स का। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये ट्रांसफर फंक्शन। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन g of s is equal to 1 over ms square plus bs plus k। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, या तो हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो जिसका न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट हो, जिसके न्यूमरेटर में कोई भी डेरिवेटिव टर्म इंक्लूड ना हो। अब इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल ये, अब ये सारा इसकी डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन की बात करें। अच्छा, इसके लिए ये वाली अगर इक्वेशन देखें, ये y ऑफ s डिवाइडेड बाय u ऑफ s, इसको एनोटेट करते हैं। ओके, अच्छा, ये वाली इक्वेशन अगर आप लोग देखें, y ऑफ s डिवाइडेड बाय u ऑफ s,
अच्छा, y ऑफ s डिवाइडेड बाई u ऑफ s इज इक्वल टू 1 ओवर एस एन प्लस ए वन एस की पावर n माइनस वन सो वन प्लस ए एन माइनस वन एस प्लस ए एन। अच्छा, ये बेसिकली nth ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, मैं क्या बात कर रही थी, हमें पता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का जो ट्रांसफर फंक्शन है, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है इसका, ये इसका मतलब ये है कि ये किसके इक्वल होगा, ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल, जी ऑफ एस के इक्वल। अब ये देखें, ये इसकी क्या है, बेसिकली दिस इज द न्यूमरेटर टर्म एंड दिस इज डिनोमिनेटर टर्म। अच्छा, इसमें न्यूमरेटर में देखें कि कोई डेरिवेटिव टर्म है, नो, इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डिनोमिनेटर देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव टर्म्स आएंगी। अब कैसे डेरिवेटिव टर्म्स आएंगी, इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आ जाएं जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में कोई भी डेरिवेटिव टर्म इंक्लूडेड नहीं है और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को, उस तरह के केसेस को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। और जो आपके पास अगर डेरिवेटिव टर्म्स आ जाते हैं न्यूमरेटर में तो उसको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन इसमें गिवन है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसको डायरेक्टली भी वो ट्रांसफर फंक्शन दे सकता है, लाइक हियर ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन दैट इज इक्वल टू सी ऑफ एस जी। अच्छा, सी ऑफ एस इज इक्वल, सी ऑफ एस आर ऑफ एस इज इक्वल टू 24 एस क्यूब प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 26 एस प्लस 2 4। अच्छा, इसको आपको ये कहेगा कि इसका स्टेट स्पेस एनालिसिस करें। जब भी हम बात करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस की तो दो चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, एक तो हमें फाइंड आउट करनी है स्टेट इक्वेशन, ठीक है, दूसरी हमें फाइंड आउट क्या करनी है, आउटपुट इक्वेशन, ठीक है। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है जब भी स्टेट स्पेस एनालिसिस की बात करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन अब डायरेक्टली गिवन है। अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो मैकेनिकल सिस्टम है या इलेक्ट्रिकल, वहां से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, मतलब एक सिस्टम गिवन भी हो और आपने ये ट्रांसफर फंक्शन पहले फाइंड आउट करना है और बाद में अपना सारा काम करना है। लेकिन समहाउ ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि आपके पास डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो। अच्छा, सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना है कि इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी ऑफ एस एस क्यूब प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 26 एस प्लस 24 इज इक्वल टू 24 आर ऑफ एस, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस स्टेप को यहां तक नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई, ये वाला स्टेप मैंने भी किया है, ये मैं इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, क्योंकि डिक्टेट कराने से मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल समझ में आना मुश्किल होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग लेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या मतलब है कि अब हम लोगों ने एस डोमेन से किस में कन्वर्ट कर देना है, फ्रॉम एस डोमेन किस में कन्वर्ट कर देना है, टी डोमेन में। अब बजाय इसके यहाँ पे ये टी लिखता है, इसने डायरेक्टली वो जो हम लोगों ने क्या कहा था कि सपोज दैट डी स्केयर वाई डिवाइडेड बाई डी स्केयर है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई डबल डॉट। तो ये जो डॉट है इसका क्या मतलब है कि ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग, ये सी ऑफ एस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और 24 सी एस से भी होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई किया तो कैसे आ गया हमारे पास, एस क्यूब सी ऑफ एस प्लस 9 एस स्क्वायर सी ऑफ एस 24 सी ऑफ एस इज इक्वल टू 24 आर ऑफ एस। अब इसका जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ये क्या आ जाएगा, क्योंकि सी है और साथ में थर्ड डिग्री है, सिंपल आप लोगों ने क्या लिख देना है, 3 डॉट्स प्लस 9, ये सी ऑफ एस है और साथ में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव प्लस 24 सी इज इक्वल टू, सॉरी ये 24 ही है, यस 24 ही, और ये 24 अब ये कैपिटल आर से किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉल आर में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये स्टेप हो गया। हम लोगों ने पहले क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उस इक्वेशन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोगों का जो स्टेप है
स्ट्रेट अवे हम लोगों ने किस पे जाना है? स्टेप नंबर 1 जो है वो है सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है? सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ओके, अच्छा अब कितने वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं इसकी डिपेंडेंस किस फैक्टर पे है? अब ये देखेंगे इसमें जब हायर ऑर्डर है दैट इज अ 3 डेरिवेटिव टर्म, इसका मतलब ये है कि हमें 3 स्टेट वेरिएबल्स 3 स्टेट वेरिएबल्स चूज करने पड़ेंगे। सपोज हम लोग स्टेट वेरिएबल्स लेते हैं x1 x2 एंड x3। क्या याद रखना है? जितनी मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या करना है, दैट वी नीड टू चूज द स्टेट वेरिएबल। 3 डेरिवेटिव टर्म्स ले ली, x1 x2 स्टेट वेरिएबल्स x1 x2 एंड x3। अच्छा नेक्स्ट assumption इज, अच्छा नेक्स्ट पार्ट इज दिस। अच्छा सपोज, लेट सपोज दिस इज नॉट, ये सपोज है x1 इज इक्वल टू सी के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने c का क्यों टर्म यूज की? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट के लिए यूज कर रहा है ना वो सॉरी इनपुट के लिए वो c का टर्म यूज कर रहा है, इसलिए c कांस्टेंट लिया है। अच्छा सपोज x1 इज इक्वल टू c, x2 इज इक्वल टू c डॉट, x3 इज इक्वल टू c डबल डॉट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तीन सक्सेसिवली इमीडिएट वेरिएबल्स चेंज करने हैं। अच्छा और एक चीज याद रखना है कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से पता चला कि सी डॉट आ रहा है या सी डबल डॉट आ रहा है। ये चीज माइंड में रखें कि जब भी हम लोग एक चूज कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल x1 को c के इक्वल ले लिया, इसका मतलब है डेफिनेटली हर क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म का क्या बन, जो इमीडिएट इससे पहले टर्म थी उससे उसका क्या बनेगा? डेरिवेटिव। अगर x3 लिखेंगे तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ठीक है, अगर सपोज करें हमारे पास x4 तक होता तो हम लोग कैसे लिखते? c ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा अब हमारे पास ये हो गया ये वाला स्टेप, इसको मैंने डिफाइन कर दिया, सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं इन तीनों इक्वेशन का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। सपोज करें हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का, ये वाली जो इक्वेशन है x1 डॉट इज इक्वल टू c डॉट, और c डॉट अल्टीमेटली किसके इक्वल है? x2 के इक्वल। ठीक हो गया, ये हो गया यहां तक। अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन, अगर हम लोग x2 का डेरिवेटिव लेंगे, x2 डॉट इज इक्वल टू c डबल डॉट, एंड c डबल डॉट इज किसके इक्वल है? x3 के इक्वल। ठीक हो गया जी। अच्छा जब x3 का डॉट लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? c ट्रिपल डॉट। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। आप इसको नोट कर लें, इसको मैं रेज नहीं करूंगी ताकि आपके माइंड में ये चीजें हों सब। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये चीज यहाँ पे स्टेप्स गिवन है लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा क्या किया हम लोगों ने? सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, उसके बाद स्टेट वेरिएबल्स का हम लोगों ने ले लिया डेरिवेटिव। अच्छा उसके बाद जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन थी, अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? हमारे पास सी ट्रिपल डॉट की वैल्यू नहीं है हमारे पास। वो हम कहाँ से ले सकते हैं? वो हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, वहां से हम लोग क्या ले सकते हैं? सी ट्रिपल डॉट। तो ये सी ट्रिपल डॉट किसके इक्वल आ जाएगा? 9c डबल डॉट माइनस 26c डॉट प्लस 20 सॉरी माइनस, क्योंकि हम इस फैक्टर को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे राइट साइड पे, माइनस 24c प्लस 24r। ओके जी। अच्छा मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। ये हो गया यहां तक। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये तीनों स्टेट वेरिएबल जो थी इनकी डेरिवेटिव टर्म्स आ गई। कैसे आ गई? ये देखें x1 x सॉरी इधर लिखेंगे, इधर यहाँ पे जो ब्लैंक पेज, x1 डॉट किसके इक्वल आ गया? x2 के इक्वल। ठीक हो गया जी। x2 डॉट किसके इक्वल आ गया? x3 के इक्वल जी। ठीक हो गया। x3 डॉट किसके इक्वल आ गया? वो जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी नहीं फाइंड आउट की थी, माइनस। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन है, वो कैसे करनी है? देखो क्या था, माइनस 9c डबल डॉट माइनस 26c डॉट, थिंक सो दोबारा से देख लें एक मिनट में, माइनस
एक्स क्यूब किसके इक्वल था? सी ट्रिपल डॉट के। एक मिनट, यहीं पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं बजाय इसके कि हम लोग इस नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। अच्छा, सी डबल डॉट किसके इक्वल है? ये देखें जी जनाब, इस इक्वेशन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करनी है, और वो कैसे करनी है इसको एनोटेट करें। ठीक है, अच्छा सी ट्रिपल डॉट हमने इस साइड में रखा, और ये -9। जब हम लोगों ने एक्स क्यूब लिया तो वो किसके इक्वल था? एक्स थ्री डॉट किसके इक्वल था? सी ट्रिपल डॉट। इसका मतलब ये है कि इस सी ट्रिपल डॉट में क्या आ गई? ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ये देखना है कि ये सी डबल डॉट किसके इक्वल है। अब ये देखो, x1 किसके इक्वल था? सी के इक्वल। x2 किसके इक्वल था? सी डॉट के इक्वल। और x3 किसके इक्वल था? सी डबल डॉट के इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये क्या आ जाएगा? इसकी सी डबल डॉट के इक्वल हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? वैल्यू डेट इज इक्वल टू -9x3। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है सी डॉट किसके इक्वल था? x2 के इक्वल। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। -26x2 आ गया, उसके बाद -24x1 आ गया, और क्या आ गया? +24x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले तो सी ट्रिपल डी को की वैल्यू फाइंड आउट के लिए पहले इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद ये जो सी ट्रिपल डॉट डॉट एंड सी था, इसको रिप्लेस कर लिया इन वेरिएबल्स की वैल्यूज के साथ, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? x1 x2 और x3 की फॉर्म में, इसलिए हमें ये सारा काम करना पड़ा। ओके, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली हमारे पास आ गई तीनों की इक्वेशंस। कैसे आ गई? क्या आ गया जी हमारे पास? x1 डॉट इज इक्वल टू x2, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, x2 डॉट किसके इक्वल था? x3। और x3 डॉट किसके इक्वल है? -9x³ -26x² -24x1 +24r। अच्छा, अब इसमें से हम लोग इसकी अगर वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैन वी राइट दिस x1 डॉट, हमारे पास एक तो ये मैट्रिक्स आ गया x3 डॉट। ठीक है, ये जो स्टेट वेरिएबल्स का था उसकी डेरिवेटिव्स का। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखें कि x1 डॉट की इक्वेशन लिखें। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू गिवन है? सिर्फ x2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, और x3 की वैल्यू भी क्या है? 0 है। अच्छा, अब ये x2 की इक्वेशन देखें, उसमें हमारे पास सिर्फ x3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, x1 की वैल्यू भी 0 आएगी, और x2 की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल। अच्छा, अब x3 में किसकी वैल्यू आएगी? -9 -26 और -20, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्योंकि ये देखें x1 जो है वो -24 है। ये देखो x1 -24, यहाँ पे क्या है हमारे पास? x2 -26, और ये हमारे पास क्या है? -9x3। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ ये देखो, ये x1 की वैल्यूज लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग x2 की वैल्यूज लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यूज लिख रहे हैं? x3 की। अच्छा, इसका जो कॉलम कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? x1 x2 एंड x3। अच्छा, अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट कॉलम देखना है वो हम लोगों ने इनपुट की वैल्यू देखना है, क्योंकि हमारे पास स्टेट इक्वेशन क्या है? x2 डॉट ax प्लस bu। ठीक है, अब u क्या है? इनपुट। इनपुट इसमें क्या थी? r थी। ठीक है, r वाली वैल्यू देखें, इसमें कोई वैल्यू नहीं है r की, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है r की, और इसमें क्या है? 24r। दैट्स मीन 0 0 24, और साथ में क्या आ रहा है? इनपुट r। इसका मतलब ये है कि हमें अल्टीमेटली इस स्टेट इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, इस स्टेट इक्वेशन को। ठीक है जी, ये हम लोगों ने कर लिया सॉल्व। और हम लोगों ने आउटपुट इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया? इसके लिए क्या किया? अच्छा, सबसे पहले जो इक्वेशन देखी थी वो हमारे पास क्या थी? x1 इज इक्वल टू सी, और हमारे केस में, हमारे क्वेश्चन में जो c है वो हमारे पास क्या है? आउटपुट। इसका मतलब है कि y किसके इक्वल है? x1 के इक्वल है। ठीक है, c क्या है हमारे केस में? आउटपुट है, जो कि किसके इक्वल है?
y के। इसका मतलब ये कि अगर आप y का मैट्रिक्स लिखें तो किसके इक्वल आएगा, इसमें सिर्फ x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू क्या है 0, x3 की वैल्यू क्या है 0, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x1, x2 एंड x3। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग करेंगे। अच्छा, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है दैट इज रिलेटेड टू द जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में जो है वो कांस्टेंट टर्म है। जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये कि हमारे पास न्यूमरेटर में कोई भी फोर्सिंग फंक्शन नहीं है। फोर्सिंग, अच्छा एक चीज, एक दो टर्म्स है तो कहीं पे फोर्सिंग फंक्शन यूज हो रहा है, कहीं पे इनपुट टर्म है। अच्छा, फोर्सिंग फंक्शन और इनपुट दे बोथ टर्मिनोलॉजीज यूज फॉर यू आर सेम, ठीक है। फोर्स, फोर्स करना भी इनपुट ही है, तो इनपुट अप्लाई करेंगे इसका मतलब ये कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, इसलिए अगर कहीं पे फोर्सिंग फंक्शन यूज हुआ है, इनपुट टर्म है, दे बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड एनालिसिस क्या है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर सिस्टम्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच द फोर्सिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब है कि अब हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इफ द न्यूमरेटर हैविंग द फोर। अच्छा, ये इसकी सारी ना डेरिवेशन है, ये आप लोगों ने देख लेनी है ये जरूरी नहीं है कि पेपर में आए, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि जब आपका पेपर है तो उसमें एक्सटर्नल का माइंड कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये मैंने जो डेरिवेशन है ये इंक्लूड कर दी है नोट्स में, इसको आप लोगों ने एक बार गो थ्रू कर लेना है। लेकिन इस डेरिवेशन की बेसिस पे अब, अच्छा जब ये वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में डेरिवेटिव टर्म है, उन क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना याद करना पड़ेगा, या फिर डेरिवेशन को गो थ्रू कर लें कि जी बीटा नोट की वैल्यू कहाँ से आ रही है, बीटा वन कैसे निकालना है, बीटा टू, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है वो आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं भी ये बात कर रही थी कि जी डेरिवेटिव टर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव टर्म। अब ये देखें, अगर इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें, अब ये वाला क्वेश्चन देखें जरा प्लीज। वही बात आ गई, इफ दे हैविंग द ट्रांसफर फंक्शन, ये इट हैविंग द, ठीक है, इसको मैं दोबारा राइट डाउन नहीं करती हूँ, इसको यहीं से देख लें। क्या है, 2s³ प्लस एस स्क्र प्लस एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई s³ प्लस 4s स्क्र प्लस 5s प्लस 2। अब ये दिस इज द न्यूमिनेटर पार्ट एंड दिस इज द डिनोमिनेटर पार्ट। अब ये देखें कि न्यूमिनेटर पार्ट में हमारे पास क्या है कि डेरिवेटिव टर्म्स हैं। पहले जब हम लोगों ने बात की तो सिर्फ क्या था, वन वैल्यू थी, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास न्यूमिनेटर पार्ट में फोर्सिंग फंक्शन है। अच्छा, हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जी फोर्सिंग फंक्शन, अब ये कहाँ से आ गई टर्म की जी फोर्सिंग फंक्शन हैविंग द डेरिवेटिव टर्म। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एस मल्टीप्लाई होगा एस डिनोमिनेटर के साथ, वाई एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। इनपुट, और मैंने क्या बताया कि फोर्सिंग फंक्शन हैविंग द, इसमें से बाहर चला जाता है फोर्सिंग, ठीक है, फोर्सिंग या इनपुट हैविंग द सेम मीनिंग्स। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है कि वाई ऑफ एस डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो फोर्सिंग फंक्शन है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर का। अब जरा इस इक्वेशन पे आ जाएं, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जो फोर्सिंग फंक्शन है इट हैविंग द डेरिवेटिव टर्म्स, ठीक है। जब उसमें हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो वो क्या था 24r, आर उसमें क्या था फोर्सिंग फंक्शन, लेकिन ये क्या थी कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए हम लोगों ने वो वाला मेथड अप्लाई किया जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेट वेरिएबल चूज किए, उनका डेरिवेटिव लिया। इसका मेथड डिफरेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास जो फोर्सिंग फंक्शन है इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, व्हेन गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर it involves the derivative terms. Then how to solve the question?
अच्छा, इसके लिए फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका ले लिया इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका जब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, y ट्रिपल डॉट। उसके बाद ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 4y डबल डॉट। अच्छा, ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 5y डॉट, क्योंकि s एक डेरिवेटिव टर्म। उसके बाद 2y इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 2u ट्रिपल डॉट प्लस u डबल डॉट प्लस u प्लस 2u। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के बाद, इस स्टेप के बाद हम लोग उस क्वेश्चन में तो क्या करते थे, हम लोग वी नीड टू चूज द सेलेक्ट वेरिएबल्स, और स्टेट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उनका डेरिवेटिव लेंगे। बट हेयर द मेथड इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है, अब हम लोगों ने इसके लिए ना एक इक्वेशन है, उसको रेफरेंस के तौर पे मैं यूज करूंगी, लेकिन वो इक्वेशन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट पेज पे है। या ये कह लें कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का हम लोगों ने क्या करना है, कंपैरिजन। अब आप लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आ गई है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ये देखें, ये दिस इज द जनरल इक्वेशन। ये आपके पास, ये nth ऑर्डर सिस्टम के लिए है, दिस इज जनरल इक्वेशन। ठीक है, y ऑफ s डिवाइडेड बाई u ऑफ s। अगर हमारे पास u ऑफ s जो है, मतलब न्यूमरेटर की भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, एक चीज याद रखनी है, ऊपर कौन से कोफिशिएंट्स हैं, b के। ठीक है, कौन से कोफिशिएंट्स हैं, b के कोफिशिएंट्स हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन से कोफिशिएंट्स है, a के, a1 a2 a3 सो ऑन, हमारे पास कहाँ तक है, an तक। एक और बात, ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, b नोट से, और ये हमारे पास इसमें a नोट की टर्म नहीं है, ये डायरेक्टली हमारे पास कहाँ से होगा, a1 a2, मतलब यहाँ पे a नोट नहीं है। ये सपोज नहीं करना कि ये a नोट है। ठीक है, a नोट इज नॉट मेंशन्ड हियर इन द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, और दूसरी जो इक्वेशन हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं, इसको भी। अच्छा, ये इसका कंपैरिजन करते हैं किस इक्वेशन के साथ, ये है, दिस इज बेसिकली द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, अब चूंकि वो nth ऑर्डर के लिए थी, लेकिन ये nth ऑर्डर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी, इसमें थर्ड डिग्री तक इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि ये अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो एक तो हो गया ये y ऑफ s डिवाइडेड बाय u ऑफ s इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ये आ गई टर्म b नॉट s क्यूब, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, b1 s स्क्वायर प्लस b2 s प्लस b3। ठीक है, यही होगा, b नोट से स्टार्ट होगा, मैंने क्या बताया था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इसकी डिग्री जो है 3 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को जो हमारे पास गिवन है, इसको भी उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि जनरल इक्वेशन है। अच्छा, जो सेकंड डिवाइडेड बाय में है डिनोमिनेटर टर्म, उसमें कैसे लिख लेंगे। अच्छा, ये एस क्यूब वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a1 s स्क्वायर प्लस a2 s प्लस a3। ठीक है, ये तो बी नोट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये हम लोगों ने क्या लिया, बी नोट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ए नोट नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये कि पहले इस इक्वेशन को हम लोगों ने जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, चूंकि ये nth ऑर्डर नहीं है, इसलिए हमारे पास सारे कोफिशिएंट साथ में लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो u ऑफ s के साथ ये वाले सारे आपके पास आ जाएंगे, और y ऑफ s के साथ ये वाले आ जाएंगे, और उनका अगर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली क्या इक्वेशन आ गई, अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो इसमें ना ड्रा करना भी। ठीक है, इसका मतलब ये कि अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर करें, तो क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, ये देखेंगे 4y। इसका मतलब ये है कि 4 किसकी वैल्यू है, a1 की। ठीक है, और 5 किसकी वैल्यू है, a2 की। ठीक हो गया जी, 2 किसकी वैल्यू है, a3 की। और उसके बाद b नॉट की क्या वैल्यू है, 2। b1 की क्या वैल्यू है, 1, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, कोई कांस्टेंट वैल्यू 1 है। और उसके बाद u की क्या वैल्यू है, b2 की सॉरी वैल्यू भी 1 आएगी।
और B3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। इसका मतलब ये कि सबसे पहले हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को, जो कि हमारे पास गिवन है, एक तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के और उसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और उस इक्वेशन को हम लोग डॉट्स में, ये डेरिवेटिव टर्म्स में कंसिडर कर लेंगे। दूसरा, उस इक्वेशन को हम लोगों ने, जो जनरल इक्वेशन है nth ऑर्डर के लिए, उस, अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें कन्वर्ट कर लें, अगर सेकंड ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि मैंने आपको सारा ये करके दिया है वहां पे राइट डाउन करके, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कहाँ से आ रही। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद बी के कोफिशिएंट्स और ए के कोफिशिएंट्स, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, ये होगी सबसे, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कंपैरिजन आ गया, इसमें एक तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, उसके बाद कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, इसके कोफिशिएंट्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिए। अब यही कोफिशिएंट्स दे विल बी हेल्पफुल फॉर द वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। अब अगर इसकी डेरिवेशन देखें ना आप लोग, तो डेरिवेशन में ये वाली इक्वेशंस, ये वाली जो इक्वेशंस है ना, आप लोग ये सोचेंगे कि ये कहाँ से आ रही हैं, लेकिन इसकी डेरिवेशन में ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बजाय इसके डेरिवेशन पे आप लोग इतना फोकस करें, आप इसी को देख लें। इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 सो ऑन वैल्यू। अच्छा, बीटा नॉट का क्या फॉर्मूला है? बीटा नॉट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि बीटा नॉट हमेशा हमेशा B0 के इक्वल होगा, और B0 की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। जब हम लोगों ने कोएफिशिएंट्स निकाले तो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अच्छा, ठीक हो गया जी। अब बीटा 1 का फॉर्मूला क्या है? B1 माइनस A1, और इसके साथ कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? B0। ठीक है, दिस इज डिफाइंड। ये ऐसा नहीं है कि ये आप लोग हर क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा, ये याद रख लेना है कि बीटा 1 का ये फॉर्मूला, जब बीटा 1 फाइंड आउट करना है तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द बीटा 1। अच्छा, अब इसमें B1 की वैल्यू हमें गिवन है, माइनस A1 की वैल्यू 4 है, और बीटा नोट की वैल्यू यहाँ से हम लोग 2 निकाल चुके हैं। तो 1 माइनस 8 किसके इक्वल आ जाएगा? -7 के। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने बीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और बीटा 0 की वैल्यू, बीटा नोट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं कि बीटा 2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, बीटा, एक चीज ये देखें, एक सीक्वेंस याद रखना है। बीटा 0 हमेशा B0 के इक्वल है। ठीक है, बीटा 1 जो है दैट इज इक्वल टू B1 माइनस A1 B0, बीटा 0। ठीक है, अच्छा, बीटा 2 अगर फाइंड आउट करना है तो ये किसकी इक्वल है? बीटा B2, क्योंकि ये B1 से स्टार्ट हो रहा था, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? B2 से। अच्छा, माइनस A1 बीटा 1 माइनस A2 B0। अच्छा, अब इसमें ये क्या लॉजिक है? अच्छा, ये कुछ, ये ट्रिक्स बेसिकली दे आर द ट्रिक्स के आप लोग इनको ना याद रख सकें। अच्छा, ये 2 का फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि B2 आ गया। अगर बीटा 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? B2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, अगर बीटा 1 था तो यहाँ पे भी क्या था? B1 आ गया। अच्छा, इसमें ए की, चूंकि बीटा सिर्फ 1 तक था, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ A1 की एक वैल्यू ली जो कि A1 थी, लेकिन यहाँ पे बीटा 2 है, इसका मतलब ये है कि A की हम लोगों ने, B की सिर्फ वही वैल्यू आ गई जो B बीटा की है, मतलब बीटा 2 है तो B भी क्या आ गया? B2। लेकिन जो A1 है उसकी कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? एक तो A1, और दूसरी हमारे पास क्या आ गई? A2। जो सबसे लास्ट वाली टर्म होगी उसके साथ बीटा 2 अटैच करना है, और इसके साथ क्या अटैच करना है? बीटा 1। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी ए की, A1 और A2, और जो सबसे लास्ट वाली टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा? बीटा 0। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें सिर्फ क्या करना है? अगर ये इक्वेशन आप लोगों को आती है तो सिर्फ B2, A1 और A2 की वैल्यूज यहाँ पे, अगर हम लोग इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पर बीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19। मतलब सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को पुट करना है तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब थोड़ा सा मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, लेकिन ये कि अभी नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं ना, फिर आप लोगों की मजीद समझ आएगी कि कैसे करना है इसको। अच्छा जी, अब ये जरा देखते हैं बीटा 3, हाउ टू फाइंड आउट बीटा 3। बीटा 3 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा? एक तो सबसे पहले ये देख लेना है कि B की वैल्यू क्या आएगी? B3। अच्छा, बीटा 3 है, इसका मतलब ये है कि A की 3 वैल्यूज आएंगी, A1, A2, A3। ये लिख लो, A1 अभी साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, माइनस A2 माइनस A3।
मैंने क्या बताया, जो सबसे लास्ट वाली टर्म है इसके साथ क्या आएगा, बीटा नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बीटा नॉट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता जाएगा। यहाँ पे यहाँ साथ लिख लो B1, यहाँ साथ लिख लो B2, बीटा 2। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन होगी हमारे पास, किसके लिए आ गई, बीटा 3 के लिए आ गई। ठीक है, अगर सपोज करें हमारे क्वेश्चन में अब बीटा 3 तक ही क्यों जाना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो है S³ है, मतलब तीन उसके पैरामीटर्स थे, तीन डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर थी, इसलिए हम लोग बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अच्छा, आगे इसको देखते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला भी गिवन है इसके पास, कौन सा फॉर्मूला, एक्स, अब स्टेट वेरिएबल्स आगे लिखने हैं, x1, x2, x3। अब x1 कैसे फाइंड आउट करना है, x1 इज इक्वल टू y माइनस, x1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा नॉट u। ठीक है, अब इसमें से अगर वैल्यूज को पुट करें, x1 इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा की क्या वैल्यू है, 2u। अच्छा, उसके बाद x2 क्या आएगा, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक्स वाई डॉट माइनस बीटा 0 u डॉट माइनस बीटा 1 u। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें x2 है, अब ये जो चीज़ है y डॉट माइनस बीटा नॉट u, अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव लें इस इक्वेशन का, x1 इज, ये किसके इक्वल आ जाएगा, x1 डॉट इज इक्वल टू वाई डॉट माइनस बीटा नॉट, कॉफिशेंट है साथ में, कांस्टेंट है, इसलिए इसको बीटा नॉट u डॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यू इतनी है इस इक्वेशन में, ये किसकी वैल्यू है, x1 डॉट की। ठीक है, x1 डॉट माइनस, इसका मतलब ये कि x2 किसके इक्वल है, x1 डॉट माइनस बीटा 1 u। ठीक है, x1 की क्या वैल्यू है, x1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा 0 u, x2 इज इक्वल टू, x1 डॉट माइनस बीटा 1 u। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोगों ने x3 तक, क्योंकि 3 डेरिवेटिव टर्म है इसलिए x3 तक जाना है हम लोगों ने, 3 डिग्री है तो 3 स्टेट वेरिएबल्स होंगे। इसका मतलब ये है कि x3 किसके इक्वल होगा, x2 डॉट माइनस बीटा 2 u। बीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 19 u। ठीक है, ये कोफिशिएंट सारे गिवन है हमारे पास। वैसे इस क्वेश्चन में बीटा 3 की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 तक है आई थिंक सो वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास 3 कोफिशिएंट्स निकालने हैं ना, तो हम लोगों ने बीटा 0, बीटा 1 और बीटा 2 तक है। बीटा 3 वैसे ही यहाँ पे नहीं, अल्टीमेटली एक इक्वेशन में यूज होगा जब x3 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यूज कहाँ से निकालनी है, x1 डॉट, और अच्छा यहाँ पे मैं लिख लूँ दोबारा से, x1, अब इसको दोबारा से देखें, x1 इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा नॉट u, वाई डॉट, अच्छा ये एक इक्वेशन थी, उसके बाद x2 क्या थी, x1 डॉट माइनस बीटा 1 u, और एक इक्वेशन क्या है, x3 इज इक्वल टू x2 डॉट माइनस बीटा 2।
ठीक है, अब इसमें से जरा निकालें x1 डॉट, इस इक्वेशन में से x1 डॉट की वैल्यू निकालें, किसकी इक्वल आ जाएगी x2 प्लस बीटा 1u। ठीक है, अब बीटा 1 इसका मतलब ये क्या आ गया, ये उसकी वैल्यू क्या थी, बीटा 1 की वैल्यू जब निकाली थी ना ये -7 थी, इसलिए इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या आ रहा है, साथ में माइनस साइन आ रहा है, x2 -7u आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जब x2 की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में से, तो क्या आएगी x3 प्लस बीटा 2u। अब बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 19, इसका मतलब है क्या आ गया x3 प्लस 19u x2 डॉट। ठीक है जी, x1 डॉट भी आ गया, x2 डॉट भी आ गया। x3 डॉट किसके इक्वल आ गया। अच्छा, ये वाली इक्वेशन जो है ना, जब डेरिवेशन देखेंगे ना आप, तो ये इसमें गिवन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, -a1 x3 -a2 x2 -a3 x1 माइनस बीटा 3u। ठीक है, जो एंड पे हम लोगों ने बीटा 3 फाइंड आउट किया था, तो वो अब यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे। अच्छा, ये इक्वेशन कहाँ से है, ये डेरिवेशन में से आई x3 डॉट की। x1 डॉट तो उस इक्वेशन में से आ गया, x2 डॉट भी आ गया, x3 डॉट किसके इक्वल है। अब ये देखिए कि एक सीक्वेंस है, a1 a2 a3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में a के कोफिशिएंट्स हैं, x3 x2 x1 ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और एंड पे सिर्फ एक टर्म इंक्लूड करनी है, वो हमारे पास क्या, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे बीटा की भी क्या वैल्यू लेंगे, माइनस बीटा 3u। ठीक है, अब इसमें ये सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम लोगों ने स्टेट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लास्ट में लिख लेनी है इसकी वेक्टर मैट्रिक्स इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 0 1 0, क्योंकि x1 जो है उसमें x2 की वैल्यू 0 आ रही थी। ये आप लोगों ने वो इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर करके, ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, x1 की इक्वेशन और x2 की इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस को लेके इसमें से हम लोगों ने क्या बना लेना है, वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म एंड आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन एंड ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कवर किया, एक तो गेयर सिस्टम को देखा, उसके बाद देन नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्टेट स्पेस एनालिसिस, हाउ टू कन्वर्ट द ट्रांसफर फंक्शन इनटू द वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म, and if the state equation or output equation is given, then how to find out the transfer function। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन में जो न्यूमरेटर है उसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर उसमें डेरिवेटिव टर्म इंक्लूडेड हैं फोर्सिंग फंक्शन के साथ, देन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अब आपने इस तरह से करना है, इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो हमारा लेक्चर होता है उससे पहले, कल भी आप लोगों के पास पूरा दिन है, ट्यूसडे का भी, तो ये सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनको प्रैक्टिस करेंगे, और इनको प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए आपने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल, रोटेशनल मैकेनिकल विद गियर सिस्टम, उसके बाद स्टेट स्पेस एनालिसिस, ये सारा कवर करना है। ओके, इंशाल्लाह फिर क्लास में डिस्कस करेंगे अब बाकी क्वेश्चंस। ओके, अल्लाह हाफिज।